नहीं आया तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, ऑल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये होता है ना, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स करते हैं, एक तो ये खुद लगा है F फोर्स, इसी का तो वर्क डन पूछा है हमसे, एक्सटर्नल फोर्स का जो ये मैन लगा है, इसका वर्क डन पूछा है, वर्क रिक्वायर्ड, कौन रेस कर रहा है इसको ऊपर तक, ये पता है ना, मैंने जो फोर्स लगा रहा है उसको, समझ में आया क्या। हाँ, एक और चीज क्वेश्चन में मेंशन वर्क रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, मतलब बार बार मैंने समझाया, उतना ही वर्क, उतना ही फोर्स लगाना है या उतना ही वर्क करना है जितना बस ये ऊपर आ जाए, उससे ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, समझ में आया। इसका मतलब हमें ऐसे खींच रहे हैं इसको कि काइनेटिक एनर्जी इसकी नहीं बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, हमें तो ऊपर लेके आना है, बस उतना वर्क दिखाना है, समझ में आया क्या, मतलब एकदम धीरे धीरे खींच रहे हैं इसको ऊपर, आया समझ में। सो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी वाला लग रहा है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन वाला लग रहा है, समझ में आया, इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब हमें काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ानी है, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल क्या है, 0। सो जो भी ये वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो कौन सा है, ग्रेविटी, और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो कौन सा है, फ्रिक्शन, समझ में आया। हाँ, अब ग्रेविटी का बंधन तो पाथ पे डिपेंड करता है क्या, ग्रेविटी का बंधन क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, u इनिशियल माइनस q फाइनल, ये होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, इनिशियल को कहां रखा हुआ है, इसको रेफरेंस लेवल मान लो, रेफरेंस लेवल का, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, फिर फाइनली यहां तक लेके आना है इसको, है ना, ये हाइट कितनी होगी, 8, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgr, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस mg, समझ में आया क्या। हाँ, कोई भी पास से लेके जाओ, पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स की उन पर डिपेंड करता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया क्या। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आया माइनस mg, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, माइनस म्यू mg इनटू x, याद है, इसमें x क्या था, हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ, तो यहां से a से लेके b तक की लेंथ कितनी, x, ये वाली लेंथ आ रहे ना, एक तो, अरे हेमिस्फीयर है तो वो रेडियस हुआ ना, ये डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, और यहां तक लेके आना है, यहां तक, तो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ देखनी, समझ में आया क्या। तो x की वैल्यू कितनी है, r, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस म्यू mg r, ये दोनों यहां पुट कर दो, तो वर्क डन बाय फोर्स उसको ऊपर लाना है, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस mgh माइनस म्यू mg r, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mg, सॉरी mg r कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1/10, समझ में आया, यस। सेट आ दो, लिख देता हूं,
ये आर्क, सर्कल की आर्क होती है ना, इसका इनको सेंटर है, ओके। तो कितना एंगल बना है सेंटर पे आप 60 डिग्री। अब यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स। ऐसे फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को इस आर्क से पार करवाना है, यहाँ तक लेके ऊपर तक। समझ में आया क्या? स्ट्रिंग के ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है ना। इस आर्क की रेडियस है 10 मीटर और सरफेस फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस। समझ में आया क्या? तो वही बताना है, फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड। वर्क कौन कर रहा है? ये वाला फोर्स, ठीक है। निकालो। मास किलो, मास कितना है इसका? 33। दिख रहा है ना लास्ट स्क्रीन तक, कॉर्नर तक? यस सर। तो इस क्वेश्चन में किस किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है? ग्रेविटी, ग्रेविटी। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें हमसे वर्क नहीं पूछा है क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था पहले। क्या गलती थी उसमें? क्योंकि हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक में। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो फिर हम ये बता सकते हैं कि कितना वर्क कर रहा है, बट हमसे ये पूछा जाए कि कितना वर्क रिक्वायर्ड है, मिनिमम वर्क। उसके लिए तो फोर्स की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए तो mgh। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ A से या B तक आने पर इस ये रेस्ट पर है, A पर ये क्या है? रेस्ट पर। इस फोर्स हम इसको ऊपर लाने तो B पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? फाइंड आउट। इस बार काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है ना? समझ में आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल B पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये बताना है। फाइंड आउट द स्पीड एट B, स्पीड ऑफ ब्लॉक एट B, ये बताना है। फिर से वही बात, जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम यहीं से शुरू करते हैं। वर्क डन बाय ऑल प्रोसेस क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल तो 0, के फाइनल निकालने की तो स्पीड निकल जाएगी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये लग रहा है प्लस कंजर्वेटिव लग रहा है, मतलब ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसके अलावा और कोई लग रहा है? समझ में आया? इसके अलावा और कोई फोर्स? ठीक है, हमें ये निकालना है, के इनिशियल तो 0 है, के फाइनल निकालना है। ग्रेविटी का वर्क डन निकालना बहुत इजी होता है, हाइट निकालना बस। समझ में आया? इसका भी वर्क डन निकालना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमें फोर्स गिवन। तो इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन इज इक्वल टू होगा के फाइनल, है ना? चलो दोनों का वर्क निकालते हैं। सबसे पहले तो हम अगर इसको रेफरेंस लेवल मानेंगे, अगर ये रेफरेंस लेवल है तो हमें ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा माइनस में mgh। ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक,
ग्रेविटी नीचे लग रहा है माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, समझ में आया? अब देखो ये रेडियस 10 मीटर है, तो ये भी तो रेडियस है, ये 10 है ना? अगर मैं यहां से ये कंपोनेंट लूं इधर, ये कंपोनेंट लूं, तो यहां से आने के कितना है 10 cos 60, और ये कितना है 10 sin 60, समझ में आएगा? 10 cos 60 कितना होता है 5, 5 होता है ना, 10 into 1/2 5, ये पूरा 10 है, तो ये भी कितना बचा 5, तो ये कितना है वर्गमूल बाई रेडियन निकल गया, राइट मिल गया ना मैं, वो निकाल ले, ठीक है? अब हमें इस फोर्स का वर्गमूल निकालना है, ये फोर्स कांस्टेंट है, समझ में आया? कांस्टेंट फोर्स का वर्गमूल क्या होगा Fs cos थीटा, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो, थीटा 0 है क्योंकि force and the displacement in the direction of force multiplied by displacement in the direction of force, तो इस ब्लॉक का A से B तक फोर्स की डायरेक्शन, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इस ब्लॉक के, एक y में एक x में, तो इस फोर्स का y में वर्तन तो 0 होगा क्योंकि ये तो x में लग रहा है, समझ में आया? ये किस में लग रहा है x में, तो इस फोर्स का y में वर्तन तो 0 हो गया, तो बचा कौन सा x में, तो x में वर्क डन निकालना है, तो x में जो फोर्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x में ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ में आया? 10 sin 60, हां, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या आ जाएगा 100 into 10 sin 60 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, u इनिशियल 0 है माइनस u फाइनल होगा mg, मास कितना है 10, तो 100 into 5, इसको भी मैं लिख दूं ना 10 sin 60 कितना होगा 5 is equal to half m कितना है 10 into v square, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भी आ जाएगा। सर हाँ, सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। क्या बोलो? बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर। देखो मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, फिर लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, k इनिशियल तो 0 हो गया। अब वर्क डन बाय जो फोर्स है वो क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5√3 का, a से b तक x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5√3 का, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा माइनस mgh, हाइट कितनी है 5, तो mg into 5 is equal to half mv square, समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू सर।
दिख गया तुम्हें वाला क्वेश्चन? ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्ट्रिंग से, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम बो बना, इस पेंडुलम को हमको पकड़ के थीटा एंगल से ऊपर लाना है, एंगल गिवन कितना ऊपर लाना है, थीटा एंगल से, और एकदम स्लोली स्लोली लाना है। समझ में आया क्या? कैसे लाना है? एकदम धीरे धीरे, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं पड़ेगी, ऐसा समझ में? तो उसका वर्क पूछा है, फाइंड आउट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द bow by angle theta slowly slowly. स्ट्रिंग की लेंथ है L, हो गया? तो माइनस mc और 1 माइनस cos थीटा, माइनस तो आएगा प्लस में आएगा ना, ऊपर ले जा रहा है ना, ग्रेविटी का निकाला है मतलब माइनस का, mg and cos theta, हां mg and cos theta. देखिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये होता है ना? तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ये वाला एक कंजर्वेटिव, वो तो हमेशा लगता है ना ग्रेविटी में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय एक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, k फाइनल, धीरे धीरे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जीरो आएगा, मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझ में आया? हाँ अच्छा, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? a प्लस cos थीटा होगा, मतलब फोर्स x में लग रहा है, x में डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये यूज कर सकते हैं क्या हम? हाँ चलो x में डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये l है, तो ये टोटल l है ना, तो ये कितना होगा यहाँ से l cos और ये होगा l sin थीटा, तो इस हिसाब से तो वर्क आना चाहिए f into l sin थीटा। समझ में आया क्या? कितना आना चाहिए, f into l sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, उसमें कांस्टेंट था 100 न्यूटन का लग रहा था, यहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं लग सकता, अगर आप इसको कांस्टेंट लगाओगे ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? क्योंकि हमें धीरे धीरे लाना है एकदम, तो आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। समझ में आया क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर लाते 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 हमें ऐसे लाना है कि बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, बॉडी हमेशा क्या रहे,
इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा, समझ में आया क्या? एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा सकते हैं, आया समझ में? यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, स्लोली स्लोली लेके आना है, तो उसके लिए आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ जैसे हम ऊपर लाओगे mg के कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, समझ में आया क्या? तो हमें फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे, तभी वो एकदम सेम स्पीड से आएगा। अगर आप सेम फोर्स रखोगे तो या तो आएगा ही नहीं, या फिर अगर आप कांस्टेंट फोर्स बहुत ज्यादा रखोगे, समझ में आया, तब ऊपर आएगा। फिर अगर कांस्टेंट फोर्स अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आया क्या समझ में? जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, आया समझ में? इसलिए हमने वहां पे उस फोर्स का वर्क ऐसे निकाल लिया था क्योंकि उसकी कांस्टेंट गिवन था क्वेश्चन, समझ में आया? तो इससे आएगा ना, ग्रेविटी का वर्क निकालो ना, ये इसका वर्क भी आ जाएगा, जितना ग्रेविटी का वर्क है उसका माइनस टाइम्स किसका वर्क, क्योंकि हम लिफ्ट ही तो कर रहे हैं बस बॉडी को, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, समझ में आया क्या? वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी, बस उतना ही कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, समझ में आया? इसलिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल लगेगा फोर्स, आया समझ में? तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटी के लिए हम इसको अगर हम रेफरेंस लेवल माने तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन होगा माइनस mgh, ये होगा ना ग्रेविटी का वर्क डन। तो यहां से लेके ये पूरी L है, उसमें से L cos थीटा गया तो h कितना बचेगा, L minus L cos थीटा, ये बचेगा ना। पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे निकाला था, 10 minus 10 cos 60 तो 5 आएगा, समझ में आया? तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस m g L minus L cos थीटा, L कॉमन आ जाएगा 1 minus cos थीटा, समझ में आया क्या? इतना ही वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी का वर्क है माइनस में और इसका वर्क आ जाएगा प्लस में, क्यों? क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है ना, ऊपर खींच रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, समझ में आया? और लाइन में समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? तो चेन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे है। अब इसमें हमने क्या किया, एक ब्लॉक अटैच किया नेचुरल लेंथ पर की इसको पकड़ के रखा हुआ है ना, इसको पकड़ के रखा हुआ है नेचुरल लेंथ, समझ में आया क्या? अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा क्या होगा, नीचे गिरेगा, समझ में आया? हाँ, हमसे पूछा जैसे हमने इसको रिलीज किया, रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फाइंड मैक्सिमम elongation in spring, क्या बताना है, मैक्सिमम elongation in spring, बताओ।
वो क्वेश्चन देखो, अभी हमने इसको छोड़ा, रेस्ट पे था इससे पहले, है ना? इनिशियल स्पीड कितनी 0 थी, है ना? अब जैसे ये नीचे जाएगा, इस पे mg फोर्स लग रहा है ना, अभी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स तो लग नहीं रहा होगा, है ना? स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब इस स्प्रिंग एलोंगेट होगी, जितना ज्यादा एलोंगेट होगी उतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो देखो थोड़ा, वैसे तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा समझो इसमें क्या होगा। जैसे से मान लो जैसे ब्लॉक यहाँ, तो स्प्रिंग एलोंगेट, तो ऊपर इसमें लग रहा होगा kx और नीचे लग रहा है mg। समझ में आया क्या? आया समझ में? जब तक mg बड़ा है तब तक इसकी स्पीड बढ़ेगी नीचे की तरफ। समझ में आया क्या? बट एक ना एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, बताओ तब ये जाएगा या उसके और नीचे भी जाएगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब तक ही जाएगा। हाँ, तो कब इक्वल हो जाएंगे? x इक्वल हो जाएंगे तब जब कि x और m इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो x कितना है? mg/3। तो क्या ये आंसर है कि मैक्सिमम इलोंगेशन? आपने बोला ना जब ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम इलोंगेशन है। समझ में आया क्या? नहीं, ये नहीं है, ये गलत आंसर। क्यों? अभी देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो एक बॉडी पे दो फोर्स लगे, एक इधर और एक इधर, है ना? ये वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी शुरू में ये वाला ज्यादा है ना? जब तक ये मान लो F1 है और ये F2 है, F2 धीरे धीरे बढ़ रहा है ना? जब तक F1 बढ़ा है तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना? जैसे मान लो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आते 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 ये बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो गए, F1 इक्वल टू F2 हो गया, तो यहाँ रुक जाएगा क्या? इक्वल होने के बाद कैसे रुकेगा? यहाँ तो इसकी स्पीड मैक्सिमम है, बढ़ रही थी ना इसकी स्पीड, तो कब तक बढ़ रही थी? जब तक ये आगे वाला फोर्स बड़ा रहेगा तब तक स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ में आया? हाँ, इसमें भी ऐसा हो रहा है, जब तक नीचे वाला फोर्स बड़ा है, स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है, जब तक नीचे mg बड़ा है, kx तो शुरू में कम था ना, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, जब तक नीचे वाला फोर्स बड़ा है स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो स्पीड तो बढ़ते 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 ज्यादा हो गई ना, जीरो थोड़ा हो गई। समझ में आया? आया समझ में? तो जब kx mg हो जाएगा तब यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी। क्या होगी? जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्पीड कब तक होगी? जब तक नीचे वाला फोर्स बड़ा है तब तक वो स्पीड को बढ़ाएगा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया इस जगह पर, अब स्पीड ही बढ़ेगी। ऐसे में अब यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है तो अभी ये नीचे कब तक जाएगा? जब तक ये जीरो नहीं हो जाती, यहाँ से ऊपर थोड़ा चला जाएगा। समझ में आया क्या? ना यहाँ पे रुकेगा, कभी रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि स्पीड जीरो नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? ऐसे में तो इसके बाद क्या होगा? स्पीड की वजह से, इसके पास स्पीड है उसकी वजह से ये और नीचे जाएगा। जैसे वहां पर वो दोनों इक्वल हुए थे तब तक उसकी स्पीड इतनी हो गई थी तो रुका नहीं था वो। समझ में आया? और आगे गया। अब आपके तो मन में कंफ्यूजन ये आया होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन हम करते थे कि फाइंड आउट द इलोंगेशन इन स्प्रिंग, तब तो हम ऐसे करते थे कि जैसे 2 kg का मास है तो नीचे 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है? मान लो k है 10 न्यूटन पर मीटर, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, तो हम kx 20 करते थे, तो x आ जाएगा 20/k 2 मीटर, ऐसे तो करते थे। तो वो इलोंगेशन पूछा था, मैक्सिमम इलोंगेशन वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? इस क्वेश्चन में क्या था, हमने इसको यहाँ पर तो हमने क्या किया, एकदम से हाथ हटाया। समझ में आया क्या? एकदम से यहाँ से इसके नीचे से हाथ हटा दिया, तो mg की स्प्रिंग फोर्स तो क्या था?
जीरो था और mg अपना फुल लगा, समझ में आया क्या? तो उस mg की वजह से ये यहाँ के नहीं रुकेगा, 2 मीटर पे नहीं रुकेगा। मान लो mg कितना है 20 और k 10 है, तो 2 मीटर पे नहीं रुकेगा, जैसा उस क्वेश्चन में हमने एनएलएम में किया था। वो क्वेश्चन अलग है, अभी मैं बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस थे। समझ में आया? हमने एकदम से हाथ हटाया ना तो एकदम से गिरेगा, तो जहां पर mg इक्वल टू kx होता है वहां नहीं रुकेगा ये। समझ में आया? क्यों नहीं रुक रहा है? एकदम से जब आप हाथ हटाओगे तो mg 20 न्यूटन है ना, उसके हिसाब से देखो mg 20 न्यूटन था और kx 0 था, तो नीचे 20 न्यूटन है तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो जहां पर kx 20 हो जाएगा वहां पर स्पीड 0 थोड़ा हो जाएगी, बढ़ रही है ना तब तक, तो ऊपर वाला तो कम लग रहा है, नीचे वाला ज्यादा लग रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए नीचे स्पीड बढ़ रही है। समझ में आया? तो इस जगह पर जहां पर mg इक्वल टू kx होता है वहां पर थोड़ा रुकेगा। समझ में आया क्या? वहां पर तो स्पीड मैक्सिमम है, तब तक तो बढ़ी रही, तो उसके बाद और आगे जाएगा। समझ में आया? कब तक जाएगा? जब तक स्पीड, अब आगे जाने के बाद क्या होगा, mg तो कांस्टेंट है, अब थोड़ा और इलोंगेट होगा तो ये kx स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा। जैसे x अभी 2 मीटर है, 2 से थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ जाएगा, और mg तो उतना का उतना ही है। तो इसके बाद इसकी स्पीड की वजह से नीचे तो जा रहा है बट ऊपर वाले फोर्स को बढ़ा रहा है kx को, तो अब ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया तो इसकी स्पीड अब कम होगी, नीचे जाता जाएगा, ये नीचे जा रहा है बट अब नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, नेट फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसकी स्पीड, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है और उस पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, ज्यादा फोर्स ऊपर लग रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। समझ में आया? तो वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा, हमसे इस क्वेश्चन में वही चीज पूछा। और एनएलएम में हम कैसे क्वेश्चन करते थे, स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन किए थे ना, फाइंड आउट द मैक्सिमम इलोंगेशन, या फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया था, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहाँ पर तो हमने स्प्रिंग फोर्स और वेट को इक्वल किया था, फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। वहां पर हमने क्या किया था, mg को kx से इक्वल किया था, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, ये गलत क्यों आ रहा है? इसका रीजन समझ में आ गया, ये गलत क्यों आ रहा है? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिलीज फ्रॉम नेचुरल एयर, तो जैसे इसको छोड़ देंगे ये गिरेगा एकदम से, तो यहाँ नहीं रुकेगा, जहां पर हम एनएलएम में निकालते थे इलोंगेशन या कंप्रेशन। समझ में आया? ये उस और नीचे जाके रुकेगा, वो भी हम निकालेंगे, आया समझ में? और यहाँ पर क्या पूछते थे, ये तो क्लियर हो गया, वो गलत क्यों आया, और इसमें ये क्यों सही है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी ब्लॉक को हमने इस पे हैंग किया, समझ में आया, तो उसको हम सडनली नहीं छोड़ रहे, उसको हम सडनली छोड़ रहे, हम उसको नीचे, जैसे ये ब्लॉक है एकदम धीरे धीरे नीचे ला, जैसे ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है, एकदम धीरे धीरे नीचे ला। समझ में आया क्या? एकदम धीरे धीरे नीचे लाऊंगा, कब तक, जब तक कि mg और kx इक्वल ना हो, तो एकदम धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं। तो मान लो यहाँ पर जितनी स्पीड थी उतनी यहाँ पर बढ़ने ही नहीं दे रहा मैं स्पीड को मेरे हाथ से, है ना, अगर मैं हाथ डालूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे ला रहा हूँ। समझ में आया? एकदम धीरे धीरे ला रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि mg और kx कहीं ना कहीं जहाँ जाके बैलेंस हो जाए वहां पर मैं हाथ रखूं। समझ में आया? तो वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में? इस क्वेश्चन में कहीं ये थोड़ा ना लिखा था कि नेचुरल लेंस से रिलीज किया है, ऐसा लिखा था कि इस क्वेश्चन में। समझ में आया? क्योंकि वाला क्वेश्चन यहाँ करेंगे, क्योंकि उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम है, इस वाले क्वेश्चन वो हमने यहाँ पढ़ी नहीं। समझ में आया क्या? तो यहाँ तो हमसे कंफ्यूजन है कि अभी भी पढ़ना, फिर से बताओ दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे वापस आएंगे बाद में, सिंपल आने वाले क्वेश्चन समझ में, बहुत टाइम बाद 3-4 चैप्टर के बाद। समझ में आया? तो इसमें क्यों ये आंसर गलत आया, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कुछ भी, और इसमें ये आंसर ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाला था हमने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या था मेंशन कि इसको रिलीज नहीं किया है यहाँ से नेचुरल लेंस से, जस्ट इसको एकदम कैसे लाए होंगे ऐसे समझो। इस क्वेश्चन में कैसे लाए होंगे, वो जो ब्लॉक है उसको हाथ के ऊपर ही रखा हुआ है और धीरे धीरे नीचे लाया नीचे, जैसे क्योंकि वेट तो नीचे लग रहा है ना, तो आप हाथ नीचे करोगे तो ब्लॉक भी नीचे आएगा। समझ में आया? आप थोड़ा सा नीचे करोगे ब्लॉक भी नीचे आएगा, और जैसे ब्लॉक नीचे आएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो जब तक ब्लॉक नीचे आएगा, जब तक स्प्रिंग फोर्स
एम जी के इक्वल ही हो जाए, फिर आप आधा हाथ हटा दो, फिर नीचे नहीं आएगा। समझ में आया क्या? बट इसमें तो यहीं से हटा दिया, तो इसमें तो डायरेक्ट नीचे आके गिरेगा। आया समझ में? हाँ, फिर इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ तक आया है, आपके हिसाब से तो 2 मीटर आना चाहिए था, बट 2 नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ तक आया, तो इस जगह पर ऊपर kx लग रहा है ना, और नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बढ़ा है, kx बढ़ा है, क्योंकि स्पीड को 0 किया ना इसने, तो क्या ये बड़ा था, समझ में आया? तो kx बढ़ा है तो ब्लॉक फिर से ऊपर जाएगा। आया समझ में? फिर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ बीच में वाली पोजीशन आएगी जहाँ फिर से, क्योंकि x के हिसाब से kx लग रहा है, तो इस जगह आएगा तो फिर से kx mg के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? बट यहाँ रुक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स बढ़ा है तो स्पीड बढ़ा रहा है ना, हालांकि ये कम होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब mg से तो बढ़ा ही, तो स्पीड तो बढ़ाएगा ही। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे फिर इसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ फोर्स इक्वल है लेकिन स्पीड ऊपर की तरफ है, तो अभी ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा फिर से। समझ में आया? समझ में आया? जब तक स्पीड 0 नहीं हो जाती, फिर जैसे यहाँ गया, यहाँ स्प्रिंग फोर्स फिर 0 हो गया, फिर mg नीचे लग रहा है तो फिर नीचे गिरेगा, तो बार बार ऐसे ऐसे करेगा। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका टाइम पीरियड वगैरह कितना होगा वो सब हम उस चैप्टर में निकालेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कर रहा है, समझ में आया सबको? जैसे हम इसको छोड़ेंगे ना, तो अगर हम धीरे धीरे लाते और यहाँ छोड़ते तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता। समझ में आया क्या? पर यहीं से छोड़ देंगे ना तो एकदम से गिरेगा नीचे, तो बार बार ऊपर नीचे होगा। इमेजिन हो रहा है ऐसा, सच में होता ही है ना? समझ में आया क्या? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब तक नेट फोर्स 0 होना, मतलब एक चीज समझो, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब वो बॉडी रुक जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है उस बॉडी पर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ में आया? बट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कब रुकता है? जब वेलोसिटी 0। हमेशा आपको ये बोलना है कि ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, जब फोर्स 0 हो तब नहीं रुकेगा, जब वेलोसिटी 0। समझ में आया? रुकना मतलब स्टॉप, वेलोसिटी 0। समझ में आया? तो इसमें क्या करेंगे हम, फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन पर आएगा इसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना, कब तक ये मैक्सिमम इलोंगेशन, कब तक इलोंगेट करेगा स्प्रिंग को, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होता है। एकदम से यहाँ से छोड़ा तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा फिर से। समझ में आया? तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है हमसे। इसको मान लो रेफरेंस लेवल। समझ में आया? अब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ही तो लग रहे हैं इसमें, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। समझ में आया? रेफरेंस लेवल है ना, मान लो यहां से x नीचे गिरा है, ठीक है, इसको हटा दो। मान लो ऐसे कितना नीचे गिरा, x नीचे गिरा, तो इस रेफरेंस लेवल से इनिशियली कितने हाइट पर है, x पर। समझ में आया? तो इसको क्या लिखेंगे, mgx इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग तो नेचुरल एनर्जी तो वो वाली तो नहीं, तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पर थी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो अभी इसमें स्टोर नहीं है, बट अब नीचे आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, स्प्रिंग में जाएगी और काइनेटिक में जाएगी, फाइनली काइनेटिक फिर 0 हो जाएगी। तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी, स्प्रिंग में। समझ में आया? k इनिशियल क्या है 0 एंड k फाइनल क्या है 0, और u फाइनल अब ये यहाँ आ गया, ये रेफरेंस लेवल पर इसकी ये mgh वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, तो कौन सी है, स्प्रिंग वाली। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग और ग्रेविटी हो तो दोनों की लिखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर ग्रेविटी की 0 हो गई तो बची किसकी, समझ में आया? एक x से एक x कैंसिल, तो x कितना आया 2mg/k, है ना, उसका डबल आया। अभी हमने वैसे निकाला था ना mg = kx किया था, तो कितना आया था, वैसे करते तो mg/k आया था, वो गलत आंसर आया था।
वहां पर थोड़ा ना रुकेगा ये बीच में इस जगह पर, समझ में आया क्या? इसका डबल पे रुकेगा, आया समझ में? जैसे वो वाला क्वेश्चन गिवन था ना, 2 मीटर पे फोर्स बैलेंस हो रहे थे, जो ऊपर नहीं हो, अगर मैं उसको ऊपर से छोड़ देता तो 4 मीटर पे, जैसे मान लो मास कितना था, 2 केजी था ना, जी की वैल्यू 10 और के कितना था, हाँ के 10 था, तो कितना आएगा आंसर? 4 मीटर। समझ में आया क्या? अगर वैल्यू गिवन है तो कितना एलोंगेशन होगा मैक्सिमम? 4 मीटर। आया सबको समझ में? ऑनलाइन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये वाला जो कंफ्यूजन हमने डिस्कस किया, वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, वरना तो इसमें कुछ नहीं था, तो एनर्जी कंजर्व तो करना था, समझ में आया? बट वो कंफ्यूजन आगे जाके भी हो जाता है बच्चों को, वो अभी क्लियर कर लिया हमने कि कहीं पे तो डबल आता है आंसर, कहीं पे इसका हाफ आता है, तो वही डिफरेंस है। अगर आप सडनली ऐसे गिराओगे तो ये आंसर आएगा, और अगर हाथ के थ्रू नीचे नीचे लेके जाओगे जब तक फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता है, तो एलोंगेशन कितना आएगा उस टाइम पे? mg बाई, समझ में आया? जहां पर फोर्स बैलेंस हो जाता है, kx क्या हो जाता है? mg, तो x हो जाता है mg बाई, सडनली गिराओगे तो 2 mg बाई, डबल पे जाएगा, समझ में आया? तो जब हम एसएचएम में पढ़ेंगे तो वहां सब देखेंगे, इस ये बीच वाली पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं? ऐसे एसएचएम करेगा ना, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, यहां से यहां तक या यहां से वहां तक, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो सब हम पढ़ेंगे वहां, समझ में आया क्या? ये एम एक सेमी सर्कल सर्कुलर या फिर स्फेरिकल मान लो, सेमी स्फेरिकल सरफेस पर एक चेन रखी, ठीक है, इसका मास m है, और ये जिस सरफेस पर रखी हुई उसकी रेडियस r, अभी तो दोनों तरफ से बैलेंस है तो इस पे रखी भी आराम से। अगर मान लो मैं हल्का सा इसको ऐसे हल्का सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर दूं, हल्का से ऊपर कर दूं इसको, तो उधर से पूरी नीचे गिर जाएगी, गिरेगी नहीं गिरेगी? तो हमसे पूछा है फाइंड आउट द स्पीड, then it becomes vertical। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कराया था, टेबल पे रखा हुआ था, है ना? हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी इस चेन के सेंटर ऑफ मास, इसकी पड़ेगी, क्यों पड़ेगी बताओ? सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी पता है, याद है ना? पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कैसे बताते हैं? mg into height of center of mass from reference level, समझ में आया? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट का, ये सब हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका सेंटर मास कितना होता है। इसका सेंटर मास होता है इस चेन के एकदम बीचों बीच वाली लाइन पर, जैसे चेन है ना ऐसे, तो इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ऊपर तक ले जाऊं तो इस लाइन पर बीच में कहीं होता है, वो होता है इसके बेस से 2r/5, ये इसका सेंटर। ट्राई करो, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में हेल्प करेगा, सेंटर ऑफ मास। मास ने क्या किया है, स्लाइड जब हो रहा है, हल्का सा पुश किया बस, गिर जाएगा बस। स्मूथ सरफेस स्मूथ है पूरी, जिस पर चेन रखी हुई सरफेस स्मूथ है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व है मतलब
चलो देखो जैसे इसको गिराएंगे तो चेन फाइनली ऐसे ऐसे पूरी सीधी रहेगी। नाउ इसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा है, समझ में आया क्या? ये पूछा है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी? हाँ आर नहीं पाया आया इसकी लेंथ। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं तो इसका सेंट्रल मास पता होना चाहिए, तो कितने पर होगा यहाँ से। इसी को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। ये पाया है तो इसके बीचों बीच होगा ना, मैंने बताया था एकदम सेंटर में होता है जो यूनिफॉर्म सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट इसका एकदम बीचों बीच होगा, समझ में आया? जैसे अगर एक फुल चेन अगर पूरा सर्कुलर होती तो उसका सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ की जगह यहाँ सेंटर पे आ जाता। अगर मैं नीचे वो चेन लगा दूं, जैसे मान लो मैं नीचे वो चेन लगा दूं, है ना, मान लो इस चेन को मत देखो, नीचे वाली को देखो तो इसका सेंटर मास ये होगा, समझ में आया क्या? और दोनों को देखोगे तो इसका सेंटर मास और इसका सेंटर मास दोनों मिलके यहाँ आ जाएंगे, समझ में आया क्या? सेंटर सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कितने पर होगा है ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कम है, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल, समझ में आया? इनिशियल रेफरेंस, ये रेफरेंस लेवल है, बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इसका इनिशियली चेन ऐसे रखी हुई, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल पर है क्या? तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो कब होती है इसकी? या तो चेन पूरी ऐसे रखी होगी सीधी तो जीरो होती, पर चेन तो ऐसे रखी हुई है ना, समझ में आया? तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होता तो जीरो होती, सेंटर ऑफ मास का इतना ऊपर है ना, तो mg इनटू ये लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया क्या? तो mg इनटू 2r/5 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरू रेस्ट पर ये नहीं, शुरू में जीरो, u फाइनल कितनी लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mg इनटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, mg इनटू πr/2, बट ये नीचे है माइनस mg इनटू πr/2, समझ में आया? प्लस k फाइनल हाफ mv स्क्वायर m कैंसिल, b निकल जाएगा, समझ में आएगा? सोल्व करने से भी निकलेगा जो भी निकलेगा। अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो सब कुछ करके निकल जाएगा, ऐसा समझ में?
अगर सर अभी तो फिलहाल हाफ है सेमी सर्कल की चेन है, अगर वो चेन एक्सटेंडेड होती पूरी नीचे तक होती और फिर गिराते तो फिर पूरा चेन निकालना, मतलब जैसे आपने वो नीचे दिया है अगर वो जॉइंट होता हैंग हो रहा है हमें नहीं, मतलब ये हाफ है ऐसा रखा हुआ और ये ऐसा और एक्सटेंडेड है थोड़ा, तो फिर इसका रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है? मतलब आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेन इधर भी होती क्यों? हाँ रेफरेंस लेवल तो ये है। नहीं मतलब पॉइंट है ना अपने सेंटर ये सेंटर ऑफ मास क्या लेते हैं हम, इसको फिर दो पार्ट में निकालते हैं, एक तो यहाँ तक इसका निकालते हैं वो प्लस में होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना, तो इसको हम दो पार्ट में लिखते हैं, एक तो इसकी लिखते हैं जो यही लिखी हम, है ना, बट वो मास चेंज हो जाता है। अगर ये पूरी चेन का मास इतना होता है तो इसका उस पूरे से इतना इसका मास हटाना पड़ता, मेरा करना पड़ता, समझ में आया क्या? तो इसका मास निकालते हैं हम वो एप्पल वाली मेथड से, याद है कि एल लेंथ का मास है एम पे यूनिट लेंथ का मास 1, तो पाई आर लेंथ का कितना होगा, समझ में आया क्या? हाँ वैसे मास निकालते फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते वो प्लस में, प्लस इनिशियली इसकी भी कुछ ना कुछ होती उसकी माइनस में लिखते थे, तो इसकी तो प्लस में लिखते और बीच में माइनस लिख के ऐसे लिखते, समझ में आया? मान लो समथिंग कुछ आया माइनस इस चेन का कुछ आया ऐसे लिखते हैं वहां पे, समझ में आया क्या? करा दूं? तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, प्रैक्टिस करो, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है वर्क एनर्जी के बारे में, है ना, करो नहीं करो प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? कोई अगर वर्क कर रहा है तो किस रेट से कर रहा है, जल्दी भी कर रहा है या टाइम लगा रहा है? अगर कोई जल्दी की वर्क कर रहा है मतलब उसके पावर ज्यादा है, वर्क करने की पावर उसकी ज्यादा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क उसकी ज्यादा है, समझ में आया? हाँ जैसे मान लो मैंने दो लोगों को कोई वर्क करने को दिया, सेम वर्क, जैसे मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके सेकंड फ्लोर पे ले जाओ, सेम वर्क है, एमजीएच वर्क किया उन्होंने, कितना क्या है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एमजीएच एच हाइट, दोनों वर्क किए, एक ने 2 मिनट में किया एक ने 3 मिनट में किया, तो किसकी ज्यादा पावर है? जिसका टाइम कम लगा उसकी पावर ज्यादा है, समझ में आया? तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का, वर्क अपॉन टाइम, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, समझ में आया? है ना? अब जब हम वर्क करते हैं तो कोई एक वर्क करता है किसी दूसरी बॉडी पर, समझ में आया? तो जो पॉजिटिव वर्क करता है वो एनर्जी सप्लाई करता है, समझ में आया? तो पावर से हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो वर्क कर रहा है वो किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है, किस रेट से, मतलब कि एवरी सेकंड में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, समझ में आया क्या? हाँ जैसे मान लो कोई मशीन लेके आया या फिर जैसे बाइक लेके आया, बाइक की पावर होती है, समझ में आया क्या? बाइक की क्या होती है? पावर। जनरली कमर्शियल व्हीकल्स की जो पावर होती है, कमर्शियल जो भी आइटम्स हम परचेस करते हैं उनकी पावर हॉर्स पावर में बताई जाती है ना, बट एसआई यूनिट में पावर की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, जूल पर सेकंड, वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकंड, समझ में आया? तो जैसे कोई मशीन है कोई बाइक है उसकी पावर है जैसे मान लो 1000 जूल पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि वो एवरी सेकंड 1000 जूल की एनर्जी सप्लाई कर रही है, एनर्जी, समझ में आया क्या? आया समझ में? या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी लेता है, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, या फिर हमेशा दो चीज होती है ना, एक तो एनर्जी सप्लाई करता है और एक एनर्जी गेन करता है, समझ में आया क्या? जैसे बल्ब लगाया हुआ 60 वोल्ट का, वोल्ट मतलब होता है जूल पर सेकंड, इसका मतलब एवरी सेकंड 60 जूल की एनर्जी गेन करता है ग्लो करने में, समझ में आया क्या? एवरी सेकंड कितनी जूल की एनर्जी गेन करता है? 60। सो इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं, या रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, समझ में आया क्या?
रेट ऑफ कंजम्पशन में एनर्जी भी तो पावर ही होगा, क्यों बल्ब इतनी पावर कंज्यूम करता है, 60 वोल्ट की पावर कंज्यूम करता है, इसका मतलब क्या है, एवरी सेकंड 60 जूल की एनर्जी लेता है, गेन ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या? हां, सो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। अच्छा, वर्क एनर्जी ये सब पता है कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? हां, जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट, सीजीएस यूनिट वर्क पर सेकंड, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट जो होती है हॉर्स पावर, एचपी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। समझ में आया क्या? सो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर ऐसे बोल सकते हो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ कंजम्पशन, मींस रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी। समझ में आया? आया समझ में? सो बेसिकली जैसे एवरेज पावर, अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। मान लो एक मशीन ने 1 आवर में इतने जूल का, या 60 सेकंड में, 1 मिनट में, तो 60 सेकंड में 6000 जूल का वर्क किया। समझ में आया क्या? तो उसकी एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, 60 सेकंड्स की टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम कर दो। समझ में आया? मींस टोटल वर्क निकालो अपॉन टोटल टाइम कर दो, तो इससे एवरेज पावर मिलेगी। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो एक मशीन ने पूरे 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड्स में मान लो 3600 जूल का वर्क किया, तो इसकी एवरेज पावर कितनी हुई, कितना हुआ, 60 जूल पर सेकंड। समझ में आया? इसका मतलब एवरेज, ऑन एवरेज ये एवरी सेकंड 60 जूल का वर्क करती है मशीन। समझ में आया क्या? बट इंस्टेंटेनियस पावर तो कुछ भी हो सकती है, किसी सेकंड 60 का किया, किसी सेकंड 90 का किया, किसी सेकंड 30 का वर्क किया, फ्लक्चुएट हो सकता है मशीन का वर्क। समझ में आया क्या? अरे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस पता है ना, वही एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में होता है। समझ में आया क्या? एवरेज पावर मतलब आपने जितना भी टोटल वर्क किया हो उसका एवरेज किस रेट से किया। समझ में आया? और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पर वो आप किस रेट से वर्क कर रहे हो। समझ में आया? वो इंस्टेंटेनियस पावर आया समझ में? तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, अब मान लो पॉजिटिव पावर है, अगर पॉजिटिव पावर है इसका मतलब है वर्क पॉजिटिव है तब पावर पॉजिटिव आएगी, अगर वर्क नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगी। वर्क पॉजिटिव का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो पॉजिटिव वर्क करता है वो एनर्जी देता है, और जो नेगेटिव वर्क करता है वो एनर्जी लेता है। याद है ना? हाँ, तो सप्लाई ऑफ एनर्जी पर सेकंड, और नेगेटिव पावर का मीनिंग क्या है, गेन ऑफ एनर्जी पर सेकंड, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर सेकंड। समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो हमने फ्रिक्शन की पावर निकाली, आई मान लो -20 वोल्ट, मतलब वो फ्रिक्शन की वजह से एवरी सेकंड 20 जूल की एनर्जी लॉस हो गई। समझ में आया क्या? ये मीनिंग होता है नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर मान लो एक मशीन पॉजिटिव पावर सप्लाई कर रही है, कोई वर्क कर रही है, मान लो 20 वोल्ट का, तो मतलब वो एवरी सेकंड 20 जूल की एनर्जी लगा रही है उसको वर्क करने के लिए। समझ में आया क्या? बता दूं?
फाइंड आउट एक प्रोजेक्टाइल को हमने m मास का प्रोजेक्टाइल है, उसको u की स्पीड से 8 एंगल थीटा थ्रो किया है ना। तो जैसे ही थ्रो करेंगे इस पे एक ही फोर्स लगे, कौन सा? ग्रेविटी। तो वर्क भी ग्रेविटी कर रही होगी तो उसकी पावर पूछिए हमसे, पावर उसी की पूछते हैं जो वर्क करता है। वर्क 0 तो पावर भी 0, समझ में आया? सो फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी from ground to maximum। जब तक ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता तो समझ जाओ इंस्टेंटेनियस पूछिए या एवरेज पूछिए। अगर इंस्टेंटेनियस पूछते तो किसी टाइम पर पूछते ना। अभी तो पूछा है ग्राउंड से लेके ऊपर तक, जब तक तुम पहुंच जाता तब तक की पावर बताओ ग्रेविटी। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर तक का ग्रेविटी का वर्क निकालेंगे, डिवाइड बाय टाइम करेंगे। समझ में आया क्या? अब देखो इसका पाथ कैसा होगा, मैं चाह रहा हूं ये टॉपिक पूरा हो जाए इसलिए मैं तुम्हें नहीं कर, तुम क्लास के बाद कर रहे, ठीक है? ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं। सो यहां तक की पूछिए हमसे, ए से बी तक की ग्रेविटी की पावर। तो यहां से पावर क्या होता है? एवरेज पावर, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो ए से बी तक का टाइम कितना होगा बोलो, सोचो जल्दी से। प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होता है? u sin थीटा बाय g। टोटल टाइम होता है 2u sin थीटा बाय g, ये हाफ है। तो टाइम कितना होगा? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सो ग्रेविटी का वर्किंग क्या होगा? अरे ये रेफरेंस लेवल है ना, यहां से यहां तक का वर्क डन, बात कुछ भी हो, u इनिशियल माइनस u फाइनल, u इनिशियल तो 0, u फाइनल है mgh, तो माइनस mgh आएगा ना ग्रेविटी का वर्क डन। और h क्या होगा? a से मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? अरे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो इसमें पुट कर दो और कितना है माइनस, एवरेज पावर बतानी है ना, तो माइनस mgh अपॉन t होगा, इसमें पुट कर दो। अपॉन t कितना है, इसको जो कैंसिल होते जा रहा है, सोल्व कर लो उसको। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ माइनस के बाद माइनस का मीनिंग क्या है? ग्रेविटी की पावर माइनस का मीनिंग क्या है? कि ये एनर्जी सप्लाई नहीं कर रही, एनर्जी गेन कर रही है। समझ में आया क्या? और अपने अंदर स्टोर करते जा रही है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी ना बॉडी को, तो हमने जो भी काइनेटिक एनर्जी दी थी वो ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है ना, किसमें कहां जा रही है एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, तो कौन लेके जा रहा है उसको? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वो एनर्जी गेन कर रही है ना इस बॉडी से, इसलिए माइनस में आ रहा है। यहां से अगर यहां से बॉटम तक निकालते तो प्लस में आता, क्योंकि इसके बाद फिर से वो एनर्जी ग्रेविटी देने लग जाएगी इसको। समझ में आया क्या? और यहां से लेकर नीचे तक निकालते लास्ट तक तो क्या आंसर आता? 0 आता फिर तो। अरे सोचने लग जाओ इस तरह से, वर्क में ग्रेविटी 0 हो जाता ना, एवरेज पावर 0 हो जाती, ना तो ग्रेविटी ने कोई पावर एनर्जी दी ना कोई एनर्जी दी। यहां से यहां तक जिस एनर्जी से आपने थ्रो किया था उसी एनर्जी से टकराएगी वहां पे, तो ना तो कोई एनर्जी बढ़ी ना कोई एनर्जी कम हुई, क्योंकि बीच में कौन लग रहा था? ग्रेविटी।
तो यहाँ से लेके लास्ट फिर से ग्राउंड पे टकराएगा, एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन 0 हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, फाइनल भी 0, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, इसलिए ना तो कोई एनर्जी मिली ना एनर्जी दी। तो जब एनर्जी का कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो वर्क 0 हुआ ना, तो पावर भी 0। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ से आगे निकाल दे तो उतना ही प्लस में आता है। समझ में आया क्या? क्योंकि उसके उसके यहाँ से लेके नीचे तक वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mg होता है। आया समझ में? नीचे आकर तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस होता है ना। अरे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये सब काम में आएगा, क्योंकि इतने कंसेप्ट तो होने ही चाहिए। Next is instantaneous. एवरेज पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क की टाइम के साथ रेट, मतलब dw/dt। समझ में आया क्या? जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे? ds/dt dx/dt ऐसे निकालते थे ना। सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? dw/dt। समझ में आया? dw को क्या मैं fds या fdx लिख सकता हूँ क्या? dw को ये लिख सकता हूँ ना मैं। हाँ, dw छोटा सा वर्क डन है जिससे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स की वजह से। अरे w होता है f.s, dw क्या होगा? f.ds। समझ में आया? अपॉन dt, ds/dt क्या होता है? एक फॉर्मूला तो याद रखो, मतलब अगर आपको वर्क टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप पावर होगा। वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पावर। या फिर वर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, उसको डिफरेंशिएट कर दो और t की वैल्यू पुट कर दो तो पावर आ जाएगा। ये सब इससे पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। समझ में? इसके अलावा अगर मैं dw को fds लिख दूं तो ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं fv cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो पावर स्केलर क्वांटिटी होती है, याद है? वर्क एनर्जी पावर सब स्केलर होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आया? तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ instantaneous power, not average power. Instantaneous power is the dot product of force into its instantaneous velocity. समझ में आया? हाँ हाँ। अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो पावर, मतलब थीटा 0 से 90 तो पावर पॉजिटिव है ना। मतलब अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, मतलब फोर्स किस तरफ लग रहा है? वेलोसिटी की तरफ। 0 से लेकर 90 तक हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी की तरफ लग रहा है, 90 से ज्यादा हो तो अपोजिट बोलेंगे। समझ में आया? मतलब 0 से थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं सपोर्टिंग फोर्सेस। कौन सा फोर्स बोलते हैं? जो सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी। तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। cos 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव आता है ना। एंड अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है 0 से, मतलब फॉर अपोजिंग फोर्सेस। समझ में आया? पावर क्या आएगी? अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है तो एक्चुअल में नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, तो पावर भी नेगेटिव आएगी ना। वो एनर्जी ले रहा है, वेलोसिटी कम कर रहा है उसकी। समझ में आया? बॉडी मान लो उधर जा रही है अपने हिसाब से, उस पे आप पीछे की तरफ फोर्स लगाने लगते हैं तो आप क्या कर रहे हो? उसकी एनर्जी तो कम कर रहे हो। एनर्जी कम करना मतलब नेगेटिव वर्क, एनर्जी छीन रहे हो आप उससे।
समझ में आया? एनर्जी गेन कर रहे हो तो नेगेटिव वर्क हुआ ना, पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। और अगर बॉडी इधर ही जा रही है और आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, पावर भी क्या होगी? समझ में आया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे कि जैसे बोला एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसको लिफ्ट करना है, मान लो 100 स्टेप्स ऊपर लिफ्ट करना है, एक स्टेप की हाइट इतनी है, बताओ पावर इतने टाइम में ऊपर लिफ्ट किया, तो क्या करोगे? mgh by t। समझ में आया? h कैसे निकालेंगे? वो एक स्टेप्स की जितनी हाइट है इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स कर दो। समझ में आया क्या? तो वो बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे। समझ में आया? सेम प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है u की वेलोसिटी से एट एंगल थीटा। हमसे पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो पावर डिलीवर कर रही है उससे किसी भी टाइम के साथ एट एनी टाइम की हमें पावर बताना है। समझ में आया? वो पावर का हमें टाइम के साथ फंक्शन बताना है, रिलेशन बताना है। समझ में आया? हुआ क्या? हम लोग होमवर्क वर्क पावर एनर्जी की मेंस की एक्सपेरिमेंट 1 2 नेक्स्ट वीक की आज के बाद आज का डे फर्स्ट क्लास में कर ले नेक्स्ट वीक। हाँ, ऑनलाइन में कर लोगे सर नेक्स्ट वीक फर्स्ट, नेक्स्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में तब तक ये दोनों। अरे ऑनलाइन वाले भी जवाब दे दिया करो कभी कभी। Yes, sir. यस सर। लिख लो होमवर्क, ठीक है? हाँ, देखो किसी भी टाइम टी पे हमें पावर बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट T या F इक्वल्स टू ये होता है। तो किसकी पावर बतानी? ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना लगती है? m मास mg। तो फोर्स तो कितना है? देखो ये इसका पाथ, किसी भी टाइम t पे, मान लो t टाइम पे यहाँ आ गया, एट एनी टाइम t यहाँ आ गया, तो फोर्सेस पे ऐसे लग रहा होगा नीचे। फोर्स कितना लग रहा है? माइनस का वेक्टर में लिखना है ना, जे के ऐसे लिखना पड़ेगा, नीचे मतलब माइनस जे के। समझ में आया क्या? वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो वेक्टर में लिखो। तो फोर्स तो कांस्टेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स यही लग रहा है, नीचे तो लग रहा है mg, तो माइनस mg जे के
समझ में आया? और किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी होती है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल, ये भी है ना। अब इसका ये वाला कंपोनेंट था u cos थीटा और ये वाला था u sin थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है? तो इसका x कंपोनेंट का u cos थीटा ही रहेगा और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा t टाइम के बाद u sin थीटा माइनस gt। अभी तक भी तुम आंसर देने नहीं लगे हो इस तरह के, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे ना, इनिशियल कितनी थी u sin थीटा, t टाइम के बाद कितनी हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt। वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता है ना t g से एवरी सेकंड, समझ में आया? तो t टाइम पर वेलोसिटी क्या आ गई? अरे वेलोसिटी लिखना, कोऑर्डिनेट लिखना सब बताया था प्रोजेक्टाइल में, किसी भी टाइम t पर। हां, तो वेलोसिटी कितनी आई t टाइम पर, x कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे i के, और j कंपोनेंट कितना है, अब डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है, पावर क्या है f डॉट की, तो माइनस mg j के डॉट q cos थीटा i के प्लस u sin थीटा माइनस gt j के। तो इधर j के पे इधर i के तो है नहीं, तो i डॉट i तो 0 हो गया, i के का कोएफिशिएंट 0 है ना, इधर j वाले को j से करेंगे तो माइनस mg इनटू क्या आएगा u sin थीटा माइनस, समझ में आया? अब ये किसी भी टाइम पर निकालना है, t की वैल्यू पुट कर दो, पावर आ जाएगी। आया समझ में? शुरू में ये gt की वैल्यू कम है इसलिए पावर माइनस में है, पर जब टाइम बढ़ जाएगा तो ये gt की वैल्यू इस u sin थीटा से ज्यादा हो जाएगी, समझ में आया? तो ये वैल्यू नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो उसके बाद पावर ऊपर जाते हैं, पावर नेगेटिव इंस्टेंटेनियस, तो नीचे आता है पॉजिटिव, समझ में आया क्या? ये टाइम के साथ फंक्शन आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। हाँ देखो इक्वेशन नंबर एक ब्लॉक है मास का रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है न्यू, इस पर F फोर्स लगा है और इसकी वजह से इसमें एक्सीलरेशन आ गया है a, कितना आ गया है a, समझ में आया? ये सब गिवन है, m f a u ये सब गिवन है, हमसे पूछा फाइंड instantaneous power delivered by force, जब find power delivered by force F, ये F जो है ये constant force मतलब at any time t, at any time क्वेश्चन में क्या लिखा होगा,
क्वेश्चन में थ्योरी इस तरह से लिखी हुई आएगी कि a force, a constant force F is applied on a block of mass m placed on the rough surface having coefficient of friction as mu, है ना, and block starts with acceleration a. समझ में आया? ये सब लिखा हुआ आएगा विषय में, ठीक है। फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम पे पावर निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस पावर का? F डॉट v, समझ में आया क्या? हमें F निकालना है और v निकालना है, ठीक है। F निकालने के लिए क्या करोगे? FVD बना दो, समझ में आया? तो F आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना कितना लगेगा फ्रिक्शन में? म्यू इनटू n, n कितना है? mg, m मास है और इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, तो क्या लिखेंगे हम? F माइनस म्यू mg इक्वल टू ma, क्या लिखेंगे ना? तो F कितना आ गया? म्यू mg प्लस ये तो एक, समझ में आया? अब किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। u क्या है? शुरू में रेस्ट पर है, एक्सीलरेशन v1 है a, और t टाइम बाद हो जाएगा v, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? at। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, समझ में आया? f डॉट v है थीटा 0 डिग्री, तो f इनटू v होगा पावर cos 0 1, समझ में आया? थीटा 0 डिग्री ना फोर्स Yes, sir. और ग्रेविटी के बीच में, तो F कितना आया? म्यू mg प्लस ma इनटू v कितना आया? at, ये आंसर, समझ में आया क्या? हो गया सबका? हो गया डन? ऑनलाइन हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.